हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई और एआरडी सीरीज का पार्ट 32 लेकर। इससे पहले 31 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 32वां पार्ट है। तो काफ़ी सारा मटेरियल हो गया है हमारे पास पढ़ने के लिए। अब याद कैसे रखें? याद रखने का मेरे पास ये तरीका है। देखिए, पार्ट्स इतने सारे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस संडे से आपके 5 पार्ट्स का यानी 5 पार्ट्स का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करूँगा। स्टार्टिंग करूंगा 1 to 5 यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। 25 से लेके 30 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट होगा जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वापस से हमें एक मेमोरी बिल्ट हो जाएगी कि हाँ 1 से लेके 5 तक के हमारे वापस रिवीजन हो गया है। और आप अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे इन जो क्वेश्चंस को मैं आपको पुटअप करूंगा उसको। ठीक है, तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत करिए। हाँ, संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस मॉक टेस्ट को, तो ऐसा नहीं रहेगा संडे को ही करूंगा क्योंकि टाइम कम रहता है अपने लोगों के पास, या फिर टाइम कम है ये मान के चलते हैं हम लोग। तो 3 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट का टेस्ट इस दिन है। उसमें भी मैं आपको ये बता दूंगा कि इन पार्ट से लेके इन पार्ट्स तक का टेस्ट है, तो आप उनको कवर कर सकते हैं 3 दिन में आराम से, बढ़िया से। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपनी मतलब कि वेबसाइट पे लॉन्च हो गई तो बहुत अच्छा है, वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो प्रोफेशनल वे में हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं उन्होंने संडे तक मेरे को कुछ करके दिया, रेडी करके दिया, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मॉक टेस्ट की। उनको आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा और सेल्फ एनालिसिस कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ आप रख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा प्लीज़। टेस्ट सॉल्व जरूर करिएगा और खुद के मार्क्स एनालाइज जरूर करिएगा। ठीक है, ये सारा मैं उसमें पीडीएफ में ऊपर इंस्ट्रक्शन में डाल दूंगा। चलिए, रिवीजन का प्लान हो गया अपना, ऐसे ही रिवीजन करेंगे अपन। ठीक है, और दूसरी बात रही कि अक्टूबर के बाद नवंबर के करंट अफेयर्स ये बहुत ज़्यादा हमारे पेंडिंग हो गए थे मेरे एग्जाम के चलते, तो उनको कवर करने के चक्कर में ये सीरीज़ हमारी डिसबैलेंस होगी और इस सीरीज़ को डिसबैलेंस करना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मैं अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर्स कवर भी करूंगा तो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ बना दूंगा और उसमें वो सारे कवर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। फिर से उनको पार्ट वाइज अपलोड करना ठीक नहीं रहेगा और मेरे लिए भी अब वापस पुराने फॉर्मेट में जाना कि क्वेश्चन देना, फिर 4 ऑप्शन देना, फिर एक्सप्लेनेशन बोल के बताना, ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है। अब वापस हम लोग इस फॉर्मेट में आ गए हैं तो यही फॉर्मेट हमारे लिए फ्यूचर में ठीक रहेगा। तो जो बेहतर होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, जो पेंडिंग होगा उसको लेके जो बेहतर होगा, ऐसा नहीं होगा कि पेंडिंग है तो इसको ही करें, इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया इस संडे को 1 से लेके 5 पार्ट का हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको प्रिपरेशन करना है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा ऑल ओवर कंट्री में यानी अक्रॉस द कंट्री पेमेंट डिजिटाइजेशन को चेक करने के लिए एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया गया था। आपको पता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में कितने ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं? तो आरबीआई ने 5 पैरामीटर आधारित यानी 5 पैरामीटर आधारित एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया था जिसका मेन पर्पस होता है ऑल ओवर कंट्री में डिजिटाइजेशन को चेक करना, यानी कि डिजिटल मतलब कि डिजिटाइजेशन का कितना पेनिट्रेशन हुआ है उसको चेक किया जाता है इसमें। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा ऑल ओवर कंट्री में डिजिटाइजेशन को चेक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया गया था। ये क्या करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? डिफरेंट टाइम पीरियड के दौरान ऑल ओवर कंट्री में डिजिटल पेमेंट्स का कितना पेनिट्रेशन हुआ है या फिर कितनी डीपनिंग हुई है उसको चेक करता है। और आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 5 ब्रॉड पैरामीटर्स पर आधारित है। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स आप देख लीजिए, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंटिसिटी। ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं आपके आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के। इसमें आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम वेटेज किसको दिया गया है? पेमेंट परफॉर्मेंस को 45%, और मिनिमम वेटेज किसको दिया गया है? कंज्यूमर सेंटिसिटी को। ये आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसका बेस ईयर क्या है? तो मार्च 2018 को इस इंडेक्स का बेस स्कोर लिया गया है जो कि 100 फिक्स होता है। 100 के हिसाब से आपके ईयर में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ये देख लीजिए, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट को हर 6 मंथ पर मतलब कि मार्च 2021 से हर 6 महीने पे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। हालांकि इनको वैल्यू जो है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2018 की रिपोर्ट के आधार पर प्रिपेयर किया जा रहा है, तो पहले से जो इनके पास वैल्यू है वो ये है कि मार्च 2019 में डीपीआई स्कोर 153.47% हो गया। वहीं मार्च 2020 में डीपीआई स्कोर बढ़कर 207.84 हो गया, यानी मार्च 2019 में लगभग 53% की ग्रोथ देखने को मिली है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन में। और मार्च 2020 के दौरान 107% की ग्रोथ देखने को मिली है डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेशन में। तो आप ये देखिएगा डीपीआई
जो स्कोर है उसका बेस ईयर है मार्च 2008। उसके अलावा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। इन्होंने 2020-21 यानी फिनेंशियल ईयर 21 के सेकेंड क्वार्टर के लिए रिपोर्ट पब्लिश की थी कि जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है यानी यूपीआई बेस्ड पेमेंट है, इनके वैल्यूम वाइज जो ट्रांजेक्शन थे उसमें जंप देखा गया है 82% का पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अगर देखा जाए तो, और जो आपका वैल्यू वाइज ट्रांजेक्शन था उसमें 99% का जंप देखा गया है। तो ये थी वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि फिनेंशियल ईयर 21 के सेकेंड क्वार्टर में जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट है उसमें 82% का जंप देखा गया है वैल्यूम वाइज, और 99% का जंप देखा गया है वैल्यू वाइज। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि सेकेंड क्वार्टर के दौरान 19 और बैंकों ने यानी 19 और बैंकों ने यूपीआई इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो सितंबर 2020 में यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाली बैंकों की संख्या कितनी होगी इंडिया में? 174 बैंक जो है यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट कर चुकी थी। हालांकि भीम ऐप की सर्विसेज सिर्फ 146 बैंक्स जो है प्रोवाइड कर रही थी सितंबर 2020 तक। तो ये डाटा याद रखिएगा, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट है। साथ ही साथ जो हमारा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी और इंडिया को 7th रैंक प्रोवाइड की थी, जहाँ जहाँ यानी 24 कंट्रीज़ में वो डिजिटल पेमेंट को ट्रैक करता है, उन 24 कंट्रीज़ में इंडिया को 7th रैंक प्रोवाइड की थी। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन अगर निबंध लिखने में आता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कि 2018 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी डिजिटल पेमेंट को ट्रैक करने के लिए, उसमें इंडिया की रैंक 7th थी। उसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है कि वो यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 करोड़ यूजर्स की कैप भी लगा दी है। एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं वो अपने टोटल ट्रांजेक्शन का मैक्सिमम 30% ही यूपीआई से कर सकते हैं, और ये कैपिंग जो है 1 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। तो आप ये जरूर रखिएगा। एनपीसीआई आपको पता ही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में स्थापना हुई थी इसकी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आरबीआई ने कुछ समय पहले ही डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया था। 500 का कॉर्पस था इसका, जिसमें से 250 करोड़ आरबीआई देगा और बाकी प्राइवेट सेक्टर से आएगा या फिर बैंकिंग सेक्टर से आएगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका मेन पर्पस है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टियर 3 और टियर 6 सेंटर्स में प्रमोट करना, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से लेके आरबीआई के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में दिया जा सकता है, इसलिए आपको सारे फैक्ट याद होने चाहिए एक तरह से। ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examizon1.o@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।